नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच 3 चरणों में आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है और अब बचे हुए चरणों के लिए प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है। वहीं सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि बचे हुए चरणों के मतदान में प्रचार के साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है। केंद्र समेत अलग अलग राज्यों के स्टार प्रचारक जो हैं वो यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं की बैठक की और इस बैठक में चुनाव प्रचार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रोड मैप तैयार किए जाने पर मंथन हुआ। सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात, जेपी नड्डा ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों का फीडबैक भी यहां पर नेताओं से लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि पार्टियां आखिर हरियाणा प्रदेश में चुनाव के लिए कितनी तैयार हैं। और इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मेहमान के तौर पर राजवीर रोहिला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं नीरज गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विजेंद्र आप ही से लेना चाहूंगी। चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में चुनाव में प्रचार प्रसार जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कर रही है, तो आपके पास कुछ अपडेट हो तो चुनाव को लेकर दीजिए। देखिए ज्योति, जिस तरह से अब दिन नजदीक आते जा रहे हैं, 25 मई को मतदान होना है, उसी को लेकर तमाम जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। और गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो यहाँ से राव इंद्रजीत लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों से वो जीते, जनता से एक गुहार कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर 23 लोकसभा के लिए चुनाव के लिए नामांकन लोगों ने भरा था और उसमें मैदान में 23 प्रत्याशी इस मैदान में हैं, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के 5 हैं और अन्य निर्दलीय यहाँ पर अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और लगातार तमाम जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर भी प्रचार कर रहे हैं लगातार और तमाम दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं कि जनता उन्हें जीत देती है तो इस तरह से विकास किया जाएगा। फिलहाल राव इंद्रजीत भी लगातार बयान दे रहे हैं कि उन्होंने जो मोदी सरकार की योजना थी वो तमाम योजनाएं वो यहाँ पर लेकर आए, चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर की बात करें, केएमपी की बात करें, सोना हाईवे की तमाम विकास की बातें तमाम नेता गिनवा रहे हैं। तो लगातार चुनावी प्रचार है। देखिए 25 मई को मतदान होगा, क्या नतीजा निकल कर आएगा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की बात करें, सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जी ज्योति, इसके लिए तो 4 जून का इंतजार करना होगा जरूर विजेंद्र, लेकिन हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं। राजवीर रोहिला जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राजवीर जी, अब चुनाव प्रचार में जो है तेजी आ गई है हरियाणा में भी, क्योंकि आपके केंद्र के बड़े बड़े नेता जो है प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में जेपी नड्डा जी भी कल पहुंचे, बैठक उन्होंने की। तो इस बैठक में मंथन क्या चला, इस मंथन के बाद क्या निकल करके आया, प्रदेश में पार्टी कितनी मजबूत है? ज्योति जी नमस्कार, सभी जो दर्शकों को आपको नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी और नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी सभी मॉनिटरिंग की है। कल हमारी फाइनल मॉनिटरिंग सीरीज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की है। उन्होंने सभी 10 सीटों का फीडबैक लिया है और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि 11 तारीख यानी आज और कल को एक महाअभियान चलाया जाए, जिसमें सभी बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता जो भी हरियाणा में है वो अपने बूथ पर जाकर जनताओं से मिलेंगे और जनता को भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उनके बारे में बात करेंगे और उनको विस्तार से उनको बताएंगे और अपने जो हमारे किसी भी क्षेत्र में जो कैंडिडेट है उनके लिए वोट मांगेंगे। ये एक हमारा महाअभियान 2 दिन चलेगा, आज और कल। आज हमारा हर कार्यकर्ता, जो चाहे वो छोटा कार्यकर्ता, चाहे बूथ में बैठने वाला या वो हमारा राष्ट्रीय स्तर का नेता, हर कोई आज फील्ड में है। हमें पूरा यकीन है हम 400 पार का जो हमारा आंकड़ा उसको हम पार करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल,
यानी आप कह रहे हैं प्रचार प्रसार में तेजी आ रही है। ठीक है, हमारे साथ नीरज जी भी बने हुए हैं। नीरज जी, केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं, ऐसे में कितनी मजबूती चुनाव प्रचार में आपको मिलने वाली है? क्योंकि बीजेपी कह रही है दूसरी तरफ वो पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा शुरू से तैयार है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पता नहीं कितने चुनाव लड़ती है। जो मेरे भैया जी बोल रहे थे 400 पार, वो 400 पार की तो हवा निकल चुकी है। आपके बड़े नेता प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अब 400 की बात नहीं करते। ये मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी पता 400 सीटें नहीं आएंगी। और दूसरा, हरियाणा की जो स्थिति का इनके जो जेपी नड्डा ने आकलन किया है, उनकी माथे पे परेशानी के कल साफ आ रहे, आप टीवी देखो, 10 सीटें गए, 3-4 सीट भी जीता, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि झूठे दावों की हवा निकली, सब जानती है। इन्होंने कुछ नहीं किया विकास के नाम पे, सिर्फ झूठ बोला है। सारे एग्जाम्पल आपके सामने है। 100 समाज सिटी का वादा हो, काला धन का वादा हो, 2 करोड़ रोजगार का वादा हो। हरियाणा में कोई बेरोजगारी महंगाई दर क्या है? हरियाणा में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जिनको लाठी ना बांधी उन्होंने। मैं कह रहा हूँ, आंगनबाड़ी हो, कर्मचारी हो, रोडवेज कर्मचारी हो, कोई भी ऐसा ना हो जिनको नहीं पीटा। और ये सिर्फ बात करते हैं अपनी झूठ की, हमने ये किया वो किया, रोजगार की बात कर, रोजगार में बात नहीं करते। कल आपने जनता से राय ली, मैं भी कल अपने प्रचार कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। अब जनता इनके झूठे डांगों से तंग आ चुकी है। जो ये मोदी गारंटी बोलते हैं ना, मोदी गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है गारंटी झूठ बोलने का, मोदी है गारंटी बेरोजगारी का, मोदी है गारंटी महंगाई का। इन बातों में तो बोलते नहीं। आज पहली बार मोदी जी ने बोला अडानी बानी पे। इतने सालों में जो हमारे राहुल जी कहते थे अडानी बानी, अब उनको पता है टेम्पू से धन जाता है। यानी बीजेपी वाले 9.5 साल में, अब तो प्राइम मिनिस्टर इस बात को खुद मान रहे हैं कि 9.5 साल में बीजेपी हेडक्वार्टर में अडानी बानी से टेम्पो में धन भर के आता था। वरना उनको कैसे पता कि अडानी बानी टेम्पो से पैसे भरते हैं? तो इनका झूठ का पर्दा फाड़ चुका है, चारों ओर से गिर चुके हैं। ये 400 पार गया, 200-250 में सिमट जाएंगे। देखना, इनके पापों का गड़ा बढ़ चुका है। ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और देखना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं अंतरिम जमानत पे, तो ऐसे में क्या और मजबूती मिलेगी चुनाव प्रचार में? सुप्रीम कोर्ट का देखिए, वो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय से बाहर हैं। मेरे जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कोर्ट के निर्णय से बाहर आए, तो उससे बड़ी मजबूती मिलेगी। जो भी हरियाणा, पंजाब में जहां भी जोर है, उस पार्टी को बल मिलेगा। और इंडिया गठबंधन चुनाव में गुजरात में सब मिलकर रैलियां होंगी। तो नेचुरली बात है, अगर जनता में जिस नेता के लिए प्यार हो, अगर वो बाहर आ जाए, अपने रूबरू बीच में देखे, तो जोश तो बढ़ता ही है। अब उसका कितना फर्क पड़ेगा, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। निश्चित तौर पर बने रहिएगा दोनों जने। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ फील्ड से बने हुए हैं। विजेंद्र, जैसा कि मैंने पूछा सवाल कि केजरीवाल साहब के बाहर आने से, अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए हैं, प्रचार करने वो निश्चित तौर पर कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और अन्य जगहों पर भी पहुंचेंगे। तो क्या जो अभी तक राजनीतिक तस्वीर प्रदेश में बनी हुई है उसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए, जिस तरह से लगातार ये बात उठ रही थी केजरीवाल को जिस तरह से जेल हुई, उसके बाद विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। फिलहाल जमानत हो गई है, तमाम जो राजनीतिक दल भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है केजरीवाल भी अपनी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। और आज गुरुग्राम में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कार्यकर्ता द्वारा, तो लगातार प्रचार वो भी करेंगे। और इस तरह से जमानत पर, जिस तरह से जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी बयान दिया था कि कहीं ना कहीं अब न्याय हुआ है। तो क्या गठबंधन को थोड़ा मजबूती मिलेगी? जी बिल्कुल। देखिए, लगातार जो रैलियां हो रही हैं गठबंधन की, वहां पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और हर रैली में वो भी शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूती स्वाभाविक है, मजबूती तो मिलेगी। चलिए ठीक है विजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। रोहिला जी, आप दावा करते हैं कि 400 पार आएगा, सभी सीटें हरियाणा में जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी मजबूती से अब खड़ा हो गया। दूसरी तरफ केजरीवाल साहब बाहर आ गए, तो अब वो भी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। तो आपकी संभावनाओं पे कुछ असर पड़ सकता है उससे? क्योंकि वो कह रहे हैं अब 250 से ऊपर तो आपके आने से रही। मेरे कांग्रेस के साथी बड़े विचित्र परिस्थिति में फंसे हुए हैं। इनको अपने नेता पे ही भरोसा नहीं है, केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं। ये हद है इन लोगों की, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। जनता ने इनको नकार रखा है हमेशा के लिए। 10 साल से ये लोग सत्ता से बाहर है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। किस भी बिना पे ये बोल सकते हैं? ये तो इन्हें भगवान ही जाने इस बात के। भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें जीते जा रही है। आने वाले समय में 400 पार का ये जो नारा है हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो और जनता ने जो दिया है, उसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि आज हमारा हर कार्यकर्ता फील्ड में है। और हम लोग जो माइक्रो मैनेजमेंट जो हमने किया है, जो बूथ तक के हमने पन्ना प्रमुख तक बनाए हैं, वो सभी हमारे आज मुस्तैद है, अपने बूथ पर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और जन जन तक हम जा रहे हैं। और इसी बिना पर हम कार्यकर्ताओं की बदौलत हम 400 पार का आंकड़ा और हरियाणा में 10 सीटें जीतने जा रहे हैं।
लेकिन रोहिला साहब, एक बड़ा आरोप लगता है बार बार बीजेपी पर कि अभी तो आप फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन आपके सांसद जो हैं वो अन्य समयों पर नहीं पहुंचते हैं फील्ड में, सिर्फ चुनाव के समय में ही पहुंचते हैं, ऐसा विपक्षी नेता कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी 5 साल की आप सांसद देख सकते हैं, उन्होंने कहाँ का उपयोग की है। कोई एक आध जो सांसद हमारा थोड़े बहुत उनके पैसे बचे हुए थे, जो तो कोविड काल में जो हमारा 2 साल का पीरियड था उसमें हम ज्यादा काम नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद जो कार्य हुआ है वो सारा हरियाणा जानता है कि भाई जो हमारे सांसद है उन्होंने लगातार अपना कार्य किया है। और वो मेन बात होती है विकास की। आज पे नेशनल हाईवे देख लो आप हर घर जल योजना देख लो, आप पीएम किसान निधि देख लो, आप जो पीएम आवास योजना जिससे हमने लोगों को घर दिए आप वो देख लो। बात होती है विकास की, आना जाने वाली कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि व्यवस्थाएं होती है, 700-800 गाँव होते हैं, तो जो सांसद होता है वो हर गाँव में नहीं जा पाता, क्योंकि उसे संसद में जो सेशन चलते हैं वहां भी रहना होता है और जनता के काम भी करने होते हैं। अगर वो गाँव में रहेगा तो विकास कार्य कैसे करवा पाएगा। चलिए ठीक है, नीरज जी आपने सुना रोहिला साहब को, उनका जो कहना है, और साथ ही हमारे जो साथी बने हुए हैं सहयोगी फील्ड से, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर गठबंधन को मजबूती तो मिलेगी केजरीवाल के बाहर आने से और प्रचार करने से, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि भाई हमारे सांसद तो जगह जगह पर हर गांव में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें विकास का काम करना है, पर वो कह रहे हैं कि आपको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, इसलिए आप केजरीवाल का मुंह देख रहे हैं। मेरे बीजेपी भरोसा काफी बड़ी रोचक बात कह रहे थे कि ये 10 साल से सत्ता से बाहर है, तो ये सत्ता में कैसे वापस आएंगे। मेरे भाई आप तो 55 साल देश से बाहर रहे हो और हरियाणा में तो आपका वजूद नहीं था, क्यों भूल जाते हो बार बार अपना इतिहास। आपको तो देश की जनता ने 55 साल नकारा महाराज, तो आप ये बातें मत भूलो कि 10 साल सत्ता बाहर रहने बाद कोई वापसी नहीं कर सकता। आपने भी 10 साल बाद ही सत्ता में वापसी की थी। 2004 से 2014 की सरकार कांग्रेस की सरकार थी और देश में सरकार थी, आप तो हमेशा ही सत्ता से बाहर थे, तो आपको इतना अहंकार अच्छा नहीं है, क्योंकि अहंकार तो नहीं चला। आप विकास की बात कीजिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे केजरीवाल को बाहर आने से मजबूती मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप उन्हीं का मुंह क्यों देख रहे हैं, आप अपने नेताओं पर भरोसा नहीं क्या आपको? नहीं, हमें अपने नेताओं पर भरोसा है, अब तक नहीं बाहर तो हम काम नहीं कर रहे क्या? इंडिया गठबंधन के साथी अगर वो बाहर आ गए तो उनका वेलकम है, इसमें क्या बुरी बात है। अब ये तो उनके भी नेता कहीं नहीं पहुंच पा रहे, तो ये तो बेकार की बातें हैं, दूसरे पे टिप्पणी करना, कटाक्ष करना, वो हमारा इंटरनल मैटर है। अब बीजेपी पे तो विश्वास दिखा रहे हैं, निर्दलीय छोड़ के सबने साथ छोड़ दिया इनका, और हो सकता है आने वाले टाइम में इनकी सरकार ही गिर जाए। इन पे खुद को विश्वास नहीं है। अगर निर्दलीय इनकी नीति में दिखाते हैं तो आज तक 10 साल तक जुड़े हुए, 9 साल तक, अब उन्होंने साथ क्यों छोड़ दिया? अब उनको ऐसी क्या कमी नजर आई? बीजेपी में उनको भी दिख रहा है कि बीजेपी सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो देखिए, कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, मेन मुद्दा ये नहीं कि हमारी सरकार बनेगी नहीं, लेकिन वो अपने विकास के काम गिना रहे हैं। हमने लोगों को आवास दिया, हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, तमाम सारे। बीजेपी प्रवक्ताओं को ध्यान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कांग्रेस के टाइम से शुरू हुई थी, तब से चली आ रही है। प्राइम मिनिस्टर उसमें कोई बने, किसी भी पार्टी का बने, वो कार्य चलता रहता है। बैंक की जानकारी बता दूं, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना, ये कार्य कभी नहीं रुकते। उन कामों में धीमी तो आ सकती है, लेकिन काम कभी नहीं रुकते। ये सब काम जो नीतियां बनाई है कांग्रेस ने बनाई है, उनके तहत ही बीजेपी प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं। और कोई कल को हमारी सरकार गई तो हम भी इसमें काम करेंगे। अटल जी सरकार थी, अटल जी ने कितना काम किया, रोजगार योजना, सड़क केंद्र योजना, सब कांग्रेस की रमना है। और मेरे भाई भूल गए, जिस मोबाइल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, मोबाइल भी कांग्रेस की देन है भाई साहब। जब देश आजाद हुआ, देश में कुछ भी नहीं था। आज जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं वो भी कांग्रेस की देन है, और जो एम्स सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो भी कांग्रेस की देन है। आपके बीजेपी के नेता वहां इलाज कराने जाते हैं, फिर कहते हैं कांग्रेस में कुछ नहीं है, कांग्रेस में कुछ नहीं किया। महाराज, किसी भवन की नींव बनाना मुश्किल काम होता है, नींव पे दीवार खड़ा करना आसान होता है। नींव जो बनाई है देश की, कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस एक विचारधारा है, और कांग्रेस तो मैं बता रहा हूँ आपको 55 साल बाद ही खड़ी है। आप कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते हो, मैं आप गारंटी से कह सकता हूँ, आप तो और 10 साल शासन कर लिया ना तो आप तो इतिहास बन जाओगे महाराज। अब तो 55 साल बाद ही जिंदा है। कांग्रेस विचारधारा है, तो आप अपनी चिंता कर दिए, कांग्रेस मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और इस बार इन्हें बाहर का स्तर दिखाएगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नया नहीं किया, आपकी योजनाओं को बस आगे चला रही है? मैंने ज्योति जी आप खुद देख लो, कौन सी नई योजना बताई? किसी योजना का काम करने से, नाम बदलने से कोई योजना नहीं होती है। जितने भी आप यहाँ पर रूट कनाल देख लो, सारे काम हमारे किए हुए हैं। हर कोई पार्टी उसी को बनाती है। आप पहले जिस योजना पे कटाक्ष करते थे वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे कोई भी योजना हो। इन्होंने अपने नया क्या किया? बेरोजगारी दर हरियाणा में क्या थी 2014 में, और अब क्या है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। बीजेपी पत्रकार साथी से पूछना चाहूंगा, जब कांग्रेस सरकार गई, हरियाणा में कितना कर्जा था? 60,000 करोड़ का। आप चेक कर लीजिए, आज की तारीख में 4.5 लाख करोड़ कर्जा है। मेरी ज्योति मैडम जी, आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, जो बीजेपी प्रवक्ता साथी हमारे श्रद्धा था,
हर एक हरियाणा वासी पे 1,23,608 रुपए पर 7 पैसे कर्जा है। बेशक आप चेक कर लीजिए, इनकी रिपोर्ट है, नेट पे अवेलेबल है। चलिए ठीक है, रोकूंगी नीरज जी आपको यहाँ पर। रोहिला जी आपसे इनका जवाब चाहूंगी, उसके बाद विजेंद्र आपके पास आऊंगी। इनका कहना है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हमने जो चलाया है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, योजनाओं का नाम बदलने से नहीं कोई योजना आपकी हो जाती है, नहीं हो जाती है। मैं नीरज जी से बड़ी नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जो की नीति सरकार ने जो काम किए हैं वो इन लोगों ने कभी नहीं किया। नया संसद भवन बनाया, 28,000 करोड़ के तो सोनीपत लोकसभा में नेशनल हाईवे बने हैं। ये अपना गूगल मैप जाके चेक कर सकते हैं। श्वेतपत्र.in एक वेबसाइट है, जहां जितने काम हुए वो सारे काम वहां रखे हुए हैं, ठीक है ना। रही बात हर जिले में एक पीजीआई कॉलेज खोलने की जो हमारी योजना थी वो आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कुछ जिलों में खुल चुके हैं, कुछ जिलों में काम जारी है। एम्स जो हमने बनाया है, जींद में जिला पीजीआई की जो एक बिल्डिंग तैयार हो रखी है, जो जल्दी अभी मतलब वो चलने वाला पीजीआई। तो भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ तुष्टीकरण की नीति से अपना काम किया। इन्होंने कभी मुस्लिमों को आरक्षण देना है, कभी धर्म के आधार पर, कभी किसी के आधार पर। इन लोगों की जो तुष्टीकरण की नीति है, क्यों इनके प्रवक्ता छोड़ के जा रहे हैं। कभी गौरव वल्लभ छोड़ के जा रहे हैं, अभी 4-5 दिन पहले राधिका खेड़ा ने छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ये लोग राम से भी दुखी है, रहीम से भी दुखी है, ये हर जगह से दुखी आत्मा है। ये इनका कुछ होने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज पूरे देश की जनता लगी हुई है। जनता को सिर्फ मोदी जी पे विश्वास है और मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है। वो तो बड़ी बात कर रहे हैं कि हम 50-60 साल सत्ता से बाहर रह के अभी भी हमारा वजूद मौजूद है, लेकिन आप 10 साल में ही देखना कि कहां पहुंच जाएंगे। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनके जो बड़े नेता है राहुल गांधी, जहां वो जाते हैं वहां इनकी पार्टी कमजोर होती जाती है। इन्होंने यात्रा की थी, कितने नेता इनके पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, इनको खुद भी अंदाजा नहीं है। सैकड़ों की संख्या में अभी एक हमारे जो मध्य प्रदेश के साथी ने बताया 2.5 लाख कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं इनके, छोटे से बड़े। तो हर प्रदेश में इनका बुरा हाल हो रहा है। आज भी इनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सिर्फ मुगालते में है, क्योंकि वो एक बार होता है ना, जो सत्ता मेरे लिए तो उसको फीलिंग लेने से मतलब है। तो ये लोग सत्ता की फीलिंग ले रहे हैं, इनका कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है बिल्कुल। चलिए ठीक है, वो जनता बताएगी अभी आने वाले 4 जून को किसका क्या होने वाला। खैर रोकूंगे आप दोनों को। विजेंद्र हमारे साथ बने हुए। विजेंद्र, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, कोई नई योजनाएं लागू नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार दावा करती है कि हम नई योजनाएं ला रहे हैं, लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। तो क्योंकि आप फील्ड में लगातार बने रहते, तो ऐसे में एक तुलनात्मक विश्लेषण आपसे चाहूंगी। क्या योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है, या इस सरकार में कितनी नई योजनाएं चल रही हैं, या पुरानी सरकार की ही योजनाओं को आप बरकरार देख पा रहे हैं? देखिए ज्योति, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो तमाम तरह की योजनाएं भी कांग्रेस ने चलाई थी, और सत्ता परिवर्तन होने के बाद स्वाभाविक है कि जो नई पार्टी सत्ता संभालती है तो उनका भी दायित्व बनता है उन योजनाओं को आगे बढ़ाना, विकास करना, जनता की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करना। हालांकि भाजपा ने भी, ऐसा नहीं है कि भाजपा की योजनाएं, तमाम योजना भाजपा ने भी चलाई है, और सड़कों का जाल भी भाजपा। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर तमाम हाईवे बने हैं जिससे लोगों को राहत मिली है। अपना केएमटी हाईवे बना है, अपना द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, सोना एलिवेटेड बना है, जहां पर 1 घंटा जाने को लगता था 20 मिनट में मात्र गुरुग्राम से राजीव चौक से आप सोना पहुंच सकते हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं। भाजपा ने भी तमाम योजनाओं पर काम किया है। हालांकि गुरुग्राम में कुछ ऐसे काम है जो नहीं हो पाए। लगातार जो विपक्ष है वो लगातार घेरता नजर आ रहा है। सिविल अस्पताल 2017 में तोड़ दिया गया था, उसको अभी तक नहीं बनाया गया। बस स्टैंड का मुद्दा है और कई तरह के तमाम तरह के मुद्दे हैं, उस पर लगातार विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उसको घेरता नजर आता है। गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से गठबंधन ने राजबब्बर को उतारा है, राविंद्रजीत भाजपा से है, तो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। राविंद्रजीत लगातार कह रहे हैं कि मोदी सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो लेकर आए हैं और कुछ योजनाएं जो है उनको पूरा करेंगे अगली योजनाओं में। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तमाम यहाँ पर मुद्दे व्याप्त हैं, कोई काम नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी नहीं आई है। जो कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी का मुद्दा था, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम पत्थर वहां पर लगाया गया था। उसके बाद
सत्ता परिवर्तन हुआ, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। लगातार जो आरोप है, प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, भाजपा ने काम नहीं किया। तमाम पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो जनता के जो मुद्दे होते हैं, जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती है, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे बड़ा एक्सप्रेस हो, कोई तमाम तरह की जो चीजें होती है उनको करना बेहद जरूरी होता है। जब तो जनता वोट देती है और जब जनता विश्वास करती है पार्टी पे। जी ज्योति। ठीक है विजेंद्र, बने रहिए आप। नीरज जी, हमारे संवाददाता को भी आपने सुना और रोहिला जी को भी आपने सुना। संवाददाता का कहना है कि भाई पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो काम तो उसको करने ही पड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आप पर सवाल दाग रही है कि अगर ऐसा ही है तो आप अपने जो आपके 2.5 लाख कार्यकर्ता, प्रवक्ता समेत सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मैडम ये सिर्फ ना अपनी बेकार की बात करते हैं, कोई मुद्दों पर बात करते नहीं। मेरी किसी बात को जवाब नहीं दिया। अगर इन्होंने इतना विकास किया तो हरियाणा में 4.5 लाख करोड़ कर्जा कैसे हो गया, इनसे पूछिए। मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा, मैं कि देश की तरफ ध्यान लगा दूं, जब देश का जब 55 लाख हजार करोड़ कर्जा था, 201 लाख करोड़ कर्जा है। क्या कर्ज लेके विकास करेंगे क्या? या मैं अपना घर बनाऊंगा तो लोगों से कर्ज लेके बनाऊंगा क्या? आज मैं क्रेटा गाड़ी में घूर रहा हूं तो मुझे BMW लानी है तो लोगों से पैसे उधार लूंगा। कैसा विकास है ये? आप देश को कर्ज में टिको, देश की जनता को कर्ज में टिको रहे हो। कैसा विकास कर रहे हैं मेरे भाई बीजेपी बरकत साथी? आप बताइए, हरियाणा में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा क्यों? ऐसे विकास नहीं चाहिए हमें। जब कर्ज लेके देश को तुम चाहेंगे, 60,000 करोड़ का कर्जा था ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कर लीजिए गूगल पे किसी भी रिकॉर्ड से। मुझे दीजिए इस बात का जवाब। क्या 4.5 लाख का करोड़ 3 लाख करोड़ 90 हजार बढ़ गया तो फ्री में बढ़ गया क्या? आप कर्ज लेके बनाएंगे क्या? आपकी अपनी कमाई क्या है? अपनी तो जैसा आपने कहा कि आपकी विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे हो सकता है कि कर्ज लेने की परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हो। देखिए, कर तो मैडम तो आप देखिए, जब देश आजाद हुआ आज से 75 साल में 55 लाख हजार करोड़ कर्जा था, आज देश में 201 लाख करोड़ कर्जा है। ये मैं नहीं कहता, आप रिपोर्ट चेक कर लीजिए। जब 75 साल में हमने इतना कर्ज दिया, उसमें मैं ये नहीं कहता कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, बीजेपी भी हुए हैं, सभी पार्टियों के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, तो सबका मिला के आप देखिए 55 लाख हजार कर्जा, आज 201 लाख करोड़ कर्जा है। ऐसा विकास किस नाम का? क्या देश के आने वाली पीढ़ियों को कर्जदार बनाएंगे देश को? अच्छा, ठीक है, छोटा सा सवाल नीरज जी आप ही से। ठीक है, आपकी बात को मैं समझ गई, ये बड़ा मुद्दा है। आपने कहा कर्जा एक बड़ा मुद्दा है, तो आपकी क्या रूपरेखा इसको लेकर के है, क्या रणनीति इसको लेकर के है कि अगर हम आते तो हम ये करेंगे? देश की इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए, हरियाणा का बजट को बढ़ाना चाहिए, ये नहीं कर्ज लेके बनाना चाहिए। मेरा घर अगर 10 रुपए में चलता है तो मैं उसे 9 रुपए 85 पैसे में चलाऊंगा। ये नहीं कि दूसरे को महल के उद्योग को अमेरिका की अकल देख के, अमेरिका की शक्ल देख के हम उसको 10 रुपए में चलाएंगे। ये इनको सोचना चाहिए। 4.5 लाख का कर्जा आपने कर दिया हर हरियाणा वासी पे, 1,23,608 रुपए कर्जा है, तो भाई साहब उस कर्जे को कौन उतारेगा? आप विकास की बात कर रहे हो। आपके प्राइम मिनिस्टर भी हुए 75 साल में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। 75 साल में आपके प्राइम मिनिस्टर हुए, अटल बिहारी वाजपेयी बने और प्राइम मिनिस्टर बने, तब भी 55 लाख करोड़ कर्जा था, आज 201 लाख करोड़ है। सिर्फ 10 साल में आपने कर्जे को 4 गुना कर दिया। ऐसा क्या विकास किया आपने? ऐसा विकास नहीं चाहिए जिसमें देश कर्ज हो जाए, कल को हम देश गुलाम हो जाएगा। आपने श्रीलंका की हालत नहीं देखी, ये श्रीलंका बना जा रहे हैं क्या हिंदुस्तान को? ये मुद्दों पर रोहिला साहब, ठीक है नीरज जी, रोकूंगी। रोहिला साहब, कर्ज को लेकर लगातार हमलावर दिखती है कांग्रेस, और अभी भी उनका वही कहना है कि भाई अगर हमारे पास 10 रुपए तो हम अपना घर 9.5 रुपए में चलाएंगे। ये मेरे को मैं क्या बोलूं, ये उस सरकार का हिस्सा था जिस सरकार ने देश का सोना गिरवी रख दिया था। ये उस सरकार के हिस्सा थे जिस सरकार ने मतलब है देश का सोना गिरवी रख दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल में सरकार चली है, उस सरकार ने देश को हरा भरा कर दिया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, हेल्थ में देख लीजिए। आज 70 साल से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हमने आयुष्मान में जोड़ा है। आज हरियाणा में 897 करोड़ रुपए का हमने पे किया आयुष्मान के माध्यम से। आज 14 लाख राशन कार्ड जो ये लोग कभी नहीं बना पाए थे, उन लोगों के राशन कार्ड बनाए हम लोगों ने। जो हम लोगों ने किया है काम, ये इनका कुछ नहीं है। इन लोगों को सिर्फ बात मारने से मतलब, प्रोपेगेंडा फैलाने से मतलब है। 1,40,000 पक्की नौकरियां इसी हरियाणा सरकार ने दी है। इनको एक जवाब दे दीजिए कि कर्ज है नहीं है, कर्ज को लेकर बार बार सवाल। नहीं, बिल्कुल वो कर्ज नहीं होता, वो एक व्यवस्था होती है जिसमें लेना देना होता है, GST भी होता है, उसमें कई चीजें इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है ना। वो कर्ज नहीं होता, वो देश के विकास के लिए कुछ व्यवस्थाएं बढ़ाई जाती है जो शुरू से बड़ी आ रही है, कोई नई बात नहीं है उसमें। फाइनेंशियल रिपोर्ट है मैडम, फाइनेंशियल ठीक है नीरज जी, ठीक है राजवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की थोड़ा सा कमी है। तो हरियाणा में चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, क्योंकि देश में लोकसभा के अभी तक 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और छठे चरण में हरियाणा में मतदान होना है। तो इसके लिए पार्टियां पूरी तरीके से तैयार है, अपने अपने मुद्दे और अपने अपने दावों को लेकर के जनता के बीच जा रही है। तो खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।